Today we are discussing applications of impulse momentum theorem. तो पिछले लेक्चर में जो हमने थ्योरम पढ़ी है which connects impulse with the change in momentum, तो वो थ्योरम हमें बताती है कि impulse जो बॉडी पर होता है, impulse of a force, वो बराबर होता है change in momentum produced by that force in that body, change in momentum. इस थ्योरम को हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ में ये किन किन सिचुएशंस को हमारे लिए एक्सप्लेन करती है. तो अगर हम यहाँ पर सिंबॉलिकली लिखेंगे, इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, वेयर P2 इज फाइनल मोमेंटम एंड P1 इज फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये जो F आएगा यहाँ फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी. ये देखिए, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, तो यही से आपको एप्लीकेशन इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, ठीक है ना, पता चलेगी. तो अगर आप देखेंगे, अगर ये चीज हम किसी सिचुएशन में कांस्टेंट मानेंगे, यानी फॉर ए कांस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जो होता है, फोर्स का इंपैक्ट जो होता है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है टाइम पर. यानी अगर इस चेंज इन मोमेंटम को, ये जो चेंज मोमेंटम में आ जाएगी, अगर इसको ज्यादा टाइम लगा इस चेंज इन मोमेंटम को आने में, ठीक है ना, तो फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा, फोर्स का असर कम हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम, इफ दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स लेस टाइम, यानी ये जो चेंज मोमेंटम में आएगी किसी सिचुएशन में, अगर ये चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में आ गई, ठीक है ना, कम टाइम में आ गई, तो फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा. क्योंकि फॉर ए कांस्टेंट चेंज इन मोमेंटम फोर्स डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द टाइम. सीधी बात है. तो मैं ये यहां पर कोट करूंगा इस स्टेटमेंट, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से आपको एप्लीकेशंस इस थ्योरम की पता चलेगी. तो ये इक्वेशन जो है, ये हमें बात बताती है कि फॉर ए कांस्टेंट चेंज, तो मींस इफ दिस इज कांस्टेंट, जो मैंने रेक्टेंगल में फैक्टर 1 किया चेंज इन मोमेंटम, फॉर ए कांस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, फॉर a constant change in momentum, for a constant change in momentum, shabash, for a constant change in momentum, force depends inversely on the time. For a constant change in momentum, force depends inversely ऑन टाइम. आप जरा देखिए, कुछ सिचुएशंस हम लेंगे रियल लाइफ से, जहां से आपको पता चलेगा कि हम क्या बात बता रहे हैं. पहली सिचुएशन जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं फ्रॉम दिस वेरी थ्योरम, फ्रॉम दिस वेरी स्टेटमेंट, ठीक है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे, जनरली जब कैचेस लिए जाते हैं आउटफील्ड में, ठीक है, हाई कैचेस, तो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने हाथों को थोड़ा लोअर करते हैं व्हाइल टेकिंग दैट कैच. या इवन स्लिप्स में जब कैच लिए जाते हैं, शार्प कैचेस, तो जो फील्डर्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की जानिब झरक देते हैं, ठीक है ना, व्हाइल टेकिंग ए कैच. तो ये जो जब कैच लिया जाता है, तो अपने हाथों को क्यों लोअर करते हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी? आम आदमी जो होता है पहली बार कर वो अपना हाथ ऊपर ही ले जाता है, ठीक है ना, कहता है कि मैं उसको पहले ही पकड़ूं, जस्ट लाइक दैट. लेकिन नतीजा ये निकलता है कि वो कैच को अच्छी तरह नहीं ले सकता है. तो प्रोफेशनली जब कोई कैच लेता है, तो अपने हाथों को, जब कैच जो है वो बहुत ऊंचा होता है, तो जब उसके हाथ में गेंद आनी होती है, तो वो अपने हाथों को थोड़ा लोअर करता है नीचे की जाए. तो क्यों? क्योंकि बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होना है बाल के साथ. लेट मी सपोज मोमेंटम 20 था, लेट मी सपोज. जब ये हाथ में पहुंच जाएगी, तो डेफिनेटली हाथ में रुकेगी, तो मोमेंटम 0 आएगा. तो चेंज इन मोमेंटम 20 होना है. अब अगर हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं लाएंगे, ऊपर ही ले जाएंगे, कहेंगे कि पहले ही पकड़ेंगे गेम को, ठीक है ना, फिर सीधी बात है, ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इट विल टेक लेस टाइम, इसको कम टाइम लगेगा. जब टाइम कम लगेगा, तो फोर्स का इंपैक्ट बाल का आपके हाथ पर ज्यादा आ जाएगा, आपका हाथ जख्मी भी हो सकता है. और जब आपका वो जो बॉल है वो आपके हाथ पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इन रिएक्शन हाथ भी उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और उस बॉल के नीचे गिरने का जल्दी खतरा रहता है, आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते. तो श्योरली जब ये फील्डर जो होता है, जब ये अपने हाथों को लोअर करता है, ऐसे लोअर करता है, तो सीधी बात है, ये क्या करता है, ये टाइम ऑफ कैच को इंक्रीज करता है. तो जब ये टाइम ऑफ कैच को इंक्रीज करता है, तो फोर्स का इफेक्ट जो आपके हाथ पर आता है, वो कम आता है.
तो डेफिनेटली आपका हाथ जख्मी भी नहीं होता है ना। तो चूंकि फोर्स का इफेक्ट बॉल का कम आता है आपके हाथ पर, तो इसका मतलब है बॉल जो है वो आपके हाथ पर कम फोर्स लगाती है, तो हाथ भी उस बॉल पर कम फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, और बॉल जल्दी वापस नहीं जाएगी हाथ से, और आपको बॉल को दबोचने में, ठीक है ना, कामयाबी हासिल होगी। बॉल आपके हाथ से कम चांस है कि नीचे गिरेगी, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फील्डर्स होते हैं ये अपने हाथों को क्यों लोअर करते हैं व्हाइल टेकिंग ए कैच, और व्हाई दे टेक देयर हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल टेकिंग ए स्लिप कैच, तो इससे क्या होता है, वेरी सिंपल, क्योंकि मोमेंटम तो जीरो बनाना है, क्योंकि बॉल जब आ जाएगी आपके हाथ में, है ना, तो सीधी बात है उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जीरो बनेगा। सो डेफिनेटली दोनों सूरत में, चाहे आप हाथ आगे ले जाओगे या हाथ पीछे ले जाओगे, चेंज इन मोमेंटम तो बहरहाल एक जैसी होनी है। सो दिस इज कांस्टेंट चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप टाइम आप कैच इंक्रीज करेंगे, फोर्स का इफेक्ट आपके हाथ पर कम आ जाएगा। सो दैट इज डेफिनेटली, जब आपके हाथ पर बॉल का फोर्स कम आ गया तो आप बॉल को, ठीक है ना, अच्छी तरह कैच कर सकते हैं और आपका हाथ जख्मी भी नहीं हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई ये जो फील्डर्स होते हैं ये लोअर करते हैं अपने हाथों को व्हाइल टेकिंग कैच, और पीछे ले जाते हैं अपने हाथों को व्हाइल टेकिंग कैच, बिकॉज बाय डूइंग सो दे इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच एंड दे डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन देयर हैंड ड्यू टू दैट वेरी बॉल। ठीक है, ये पहला चीज हो गया जो आपको एक्सप्लेन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लोअरिंग ऑफ why fielders lower their hands while taking a catch, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ impulse momentum theorem, that for a constant change in momentum the effect of force depends inversely on the time. You increase the time of catch, you decrease the effect of force, and vice versa. सिमिलरली दूसरा चीज हम देखेंगे कि ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां वगैरह, तो इनमें सुपरिंग सिस्टम लगा होता है एक्सेल पर। वो सुपरिंग सिस्टम क्यों होता है इनमें, ठीक है ना, तो सुपरिंग सिस्टम इसलिए होता है कि जब किसी जगह झरक आ जाती है गाड़ी में, क्योंकि बहुत हैवी व्हीकल्स में होते हैं, उनमें बहुत सारा, ठीक है ना, मटेरियल भी होता है, तो जब किसी जगह जंप पर या किसी जगह अनइवन रोड पर, ठीक है ना, तो वो बम्प लगाते हैं ऐसे, जस्ट लाइक दैट, तो सीधी बात है कि उस पर जो फोर्स आता है एक्सेल पर, तो वो जो सुपरिंग सिस्टम एक्सल और गाड़ी की बॉडी के बीच में लगा होता है, सुपरिंग सिस्टम बीच में, वो टाइम इंक्रीज करता है फोर्स का, है ना, यानी मोमेंटम जो एक्चुअली फिर जीरो होना है कि बॉडी आ जाएगी ऊपर से, ये गाड़ी आ जाएगी ऊपर से, और फाइनली जब एक्सल पर फोर्स आ जाएगा तो डेफिनेटली वो रुक जाएगी बॉडी, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम तो होना है, तो अगर ये चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में आ जाए तो फोर्स का इफेक्ट कम आएगा एक्सल पर। तो दैट इज जो बीच में सुपरिंग सिस्टम लगा होता है ना, एक्सेल पर, तो उसे क्या होता है, जब किसी जगह जर्क लगती है इस गाड़ी को, ठीक है ना, किसी भी वजह से, आने में रोड की वजह से, जंप की वजह से, ठीक है ना, तो उसे क्या होता है कि ये जो सुपरिंग सिस्टम है ये टाइम इंक्रीज करती है इस फोर्स का, ठीक है ना। तो जब टाइम फोर्स, जब फोर्स का टाइम इंक्रीज हो गया, तो जो कि अभी आपने देख लिया कि फोर्स जो है दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, अभी जो यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है, तो जब टाइम ऑफ फोर्स जो है, ठीक है ना, सुपरिंग सिस्टम की वजह से इंक्रीज हो गया, तो फोर्स का इफेक्ट एक्सेल पर काम आ जाता है और आपकी गाड़ी बच जाती है, ठीक है ना, सीधी बात है, एक्सेल्स बच जाते हैं। वरना अगर बीच में सुपरिंग सिस्टम नहीं लगा होता है तो डेफिनेटली जब ऊपर से फोर्स आएगा विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में वो फोर्स एक्सेल पर आ जाएगा, ठीक है ना, तो जब कम टाइम में फोर्स आ जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इस तरह एक्सेल जो है वो डैमेज हो सकता है, जैसे लगता है। तो ये भी है व्हाई व्हीकल्स आर सपोर्टेड with spring system on their axles, ठीक है, तो इस चीज को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, एक्सेल पर सुपरिंग सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि किसी जगह जर्क आ जाए तो ऊपर से जो फोर्स आता है इस व्हीकल का एक्सेल पर, तो ये जो सुपरिंग सिस्टम बीच में लगा होता है ये उस टाइम को इंक्रीज करता है, जो फोर्स आ जाएगा एक्सेल पर तो उसके टाइम को इंक्रीज करता है बाय ऑसिलेटिंग, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से टाइम जब इंक्रीज हो गया तो फोर्स का इफेक्ट काम आ जाता है और आपकी गाड़ी जो है, आपका एक्सेल वगैरह गाड़ी का बच जाता है, जस्ट लाइक। तो ये दूसरी सिचुएशन है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
दिस क्या बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अभी जो हमने डिस्कस किया आपसे। एक और चीज भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रियल लाइफ से, जो चाइना वियर्स होते हैं, चाइना वियर्स या गिलास जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, या कोई ऐसा चीज जिसको टूटने का खतरा रहता है जैसे कप्स वगैरह, जस्ट लाइक सॉसर्स, ठीक है ना, या गिलास फॉर दैट वेरी पर्पस, तो जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको रैप किया जाता है ग्रॉस में, ठीक है, या पेपर में, या सिट्रॉ में, ठीक है ना। तो क्यों किया जाता है इसको पेपर में रैप, ठीक है ना, क्यों किया जाता है इसको सिट्रॉ में रैप? तो इसलिए रैप किया जाता है क्योंकि जब इस मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, लेट मी सपोज किसी जगह जंप आ गया है या किसी जगह अनइवन रोड है, तो सीधी बात है कि वहां पर फोर्स आ जाएगा इस मटेरियल पर और इस मटेरियल के डैमेज होने का खतरा है। तो सीधी बात है कि जब हम इसको चाइना वियर्स को या इन गिलास को जब हम रैप करते हैं ग्रॉस में, ठीक है ना, या डस्ट में, सॉ डस्ट में, तो इससे क्या होता है कि जब फोर्स आ जाता है किसी जगह, ठीक है ना, इन मटेरियल्स पर, तो ये ग्रॉस जो है या ये सॉ डस्ट जो है, ये इस फोर्स के टाइम को इंक्रीज करती है ना। तो सीधी बात है जब फोर्स का टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स का इफेक्ट जो आता है इन मटेरियल्स पर वो कम आ जाता है। तो सीधी बात है जब फोर्स का इफेक्ट कम हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टाइम, ठीक है ना, तो सीधी बात है कि ये चाइना वियर्स वगैरह या गिलास जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ये ब्रेक होने से बच जाता है, ठीक है ना। सो आप इस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाई चाइना वियर्स और गिलास is wrapped in dross or sawdust during transportation, ठीक है। तो आप ये चीज वहां भी देखते हैं कि जब हम एप्पल ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से या बाहर से कोई, ठीक है ना, फ्रूट आता है किसी बॉक्स में, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे वो ग्रास वगैरह लगा होता है, चाहे वो कोकोनट ग्रास है या यहाँ से सिंपली पैडी का ग्रास जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिफरेंट लेयर्स होती है एप्पल की, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की जंप की वजह से, ऑन रोड की वजह से जो फोर्स आ जाता है इन लेयर्स पर, तो अगर वो फोर्स कम टाइम में आ जाए ना तो इफेक्ट फोर्स का ज्यादा होगा, फ्रूट डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो बीच में हम ग्रास की लेयर्स रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जब किसी जगह जंप की वजह से फोर्स आ जाता है इन लेयर्स पर, तो ये ग्रास जो है ये टाइम ऑफ फोर्स को इंक्रीज करता है बाय ऑसिलेटिंग अ बिट, ठीक है ना। जब टाइम ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये जो फ्रूट्स होते हैं ये डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इस तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है, ठीक, कोई बंदा जो है वो मान लेते हैं कि यहां से छलांग लगाता है ग्राउंड पर, ठीक है, से 3 मीटर्स हाइट है, 3 मीटर्स हाइट है, ठीक है, तो यहां से छलांग लगाता है बंदा ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है। लेकिन जब ये छलांग लगाता है नीचे की जानिब, अगर ये ग्राउंड जो यहां पर है, अगर यहां मार्बल है, लेट मी सपोज कंक्रीट सीमेंट है, तो सीधी बात है तो इसके इंजर्ड होने का ज्यादा खतरा रहेगा इस आदमी की, जस्ट लाइक दैट। तो यहां पर जो मार्बल लगी हुई है ग्राउंड पर, अगर हम इस मार्बल को रिप्लेस करेंगे सैंड से या सॉडस्ट से, ठीक है ना, लित्र को शत इस पर, तो सॉडस्ट से इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर या सैंड से इसको रिप्लेस करेंगे, तो बराबर ये बंदा जो है इसी हाइट से छलांग लगाएगा। लेकिन जब ये मार्बल पर छलांग लगाए तो जख्मी होने का ज्यादा चांस है। लेकिन अगर ये यही छलांग लगाए सैंड पर या सॉडस्ट पर, तो इसके जख्मी होने का कम चांस रहता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये आदमी जब यहां से यहां आएगा, चाहे पहली सूरत में आ गया या दूसरी सूरत में आ गया, दोनों सूरत में चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि एक ही हाइट से ही छलांग लगाता है दोनों सूरतों में। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम बहरहाल सेम है। लेकिन अगर टाइम ऑफ फोर्स इंक्रीज हो गया है ना, तो ये चेंज इन मोमेंटम जो है अगर ये कम टाइम में आ जाए तो फोर्स का असर ज्यादा होगा, आदमी जख्मी हो जाएगा। अगर ये चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में आ जाए, ज्यादा टाइम में आ जाए, अभी देखिए आप, अभी मैं फिर से रिलेशन दिखाता हूं, वही जो आपने पहले देखी कि फोर्स जो है ये चेंज इन मोमेंटम
divided by time होता है. So for a constant change in momentum, force depends universally on time. So if the time of force increases, the effect of force gets decreases. So for a constant change in momentum, क्योंकि दोनों सूरतों में पहले भी आदमी को छलांग लगानी है 3 मीटर, दूसरी सूरत में भी 3 मीटर, ठीक है ना, ग्राउंड पर लगानी है, ठीक है. पहली सूरत में यहाँ मार्बल है नीचे ग्राउंड पर, दूसरी सूरत में हमने सॉडस्ट रखा है, ठीक है ना. तो पहली सूरत में भी चेंज इन मोमेंटम वही है, दूसरी सूरत में भी चेंज इन मोमेंटम वही है. लेकिन पहली सूरत में जब ये आदमी ऊपर से आएगा सीधे मार्बल पर या कंक्रीट सीमेंट पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि एब्रप्टली ये जो चेंज इन मोमेंटम आएगा ये कम टाइम में आएगा, ठीक है ना. वहां पर कोई ऑसिलेशन वगैरह नहीं हो जाएगी, कोई डिप्रेशन उस सीमेंट में नहीं आ जाएगी. तो वहां पर टाइम जो फोर्स का है, ये जो चेंज इन मोमेंटम आ गई ये कम टाइम में आ गई है ना. तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा और आदमी जो है वो जख्मी हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं रियल लाइफ में, जस्ट लाइक दैट. तो अगर हम इस मार्बल के बदले यहाँ पर सॉडस्ट रखेंगे, है ना, लित्रकुश, ठीक है ना, सॉडस्ट रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे सैंड, तो जब यह आदमी ऊपर से नीचे छलांग लगाएगा तो चेंज इन मोमेंटम तो वही होना है, ठीक है ना. लेकिन इसे क्या होगा, जब ये आदमी उस सॉडस्ट पर आएगा तो सॉडस्ट ए बिट नीचे दब जाएगी, है, या वहां पर क्या होगा, ए बिट ऑसिलेशन करेगी, ठीक है ना, ए बिट, थोड़ी ही, तो थोड़ा ही टाइम अगर इंक्रीज हो जाएगा इस चेंज इन मोमेंटम, ये जो अब चेंज इन मोमेंटम है, दूसरी सूरत में ये चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में हो जाएगी, इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है ना. जब टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो सीधी बात है फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एथलीट हो या कोई और बंदा हो तो ये जख्मी होने से बच जाता है. सिंपल बात है. अगर आपको कोई बोलेगा ज्यूरिंग लॉन्ग जंप, ज्यूरिंग हाई जंप है, तो वहां पर एथलीट्स को जहां उनके गिरने का खतरा रहता है तो वहां पर सॉडस्ट क्यों रखते हैं, वहां पर सैंड क्यों रखते हैं. तो आप यही बात बताएंगे कि जब ये एथलीट ऊपर से नीचे आ जाएगा तो अब इसके मोमेंटम में बहरहाल चेंज तो होनी है. अगर वो चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, एथलीट जख्मी हो जाएगा. लेकिन अगर यही चेंज इन मोमेंटम जब ये ऊपर से नीचे गिर जाएगा ये एथलीट, उसके मोमेंटम में तो चेंज आना है, तो अगर उसका मोमेंटम जो चेंज हो गया ज्यादा टाइम में हो गया, ठीक है ना. सो इफ दिस चेंज इन मोमेंटम विल टेक मोर टाइम, द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेस, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाई सॉडस्ट यही काम करता है, सैंड ही काम करता है. तो उस पर जो एथलीट गिरता है ना, तो इसकी वजह से वो थोड़ा दब जाता है नीचे की जाने, तो उतना टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है फोर्स का. तो जब टाइम इंक्रीज हो जाता है इस चेंज इन मोमेंटम का, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो एथलीट पर है वो डिक्रीज हो जाता है. जब इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज हो जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, तो सीधी बात है ये जो एथलीट है ये जख्मी होने से बच जाता है. सो दैट इज वाई ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी है, आज आपने इसका कुछ एप्लीकेशन देखा है रियल लाइफ में कि बहुत सारी सिचुएशंस को हमारे लिए एक्सप्लेन करती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. सो दैट इज ऑल फॉर दिस थ्योरम.